सभी को युवा रायपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिर आज जुड़ चुके हैं लाइव क्लास के इस हिस्ट्री वाले सेशन पर, जिसमें हम टारगेटेड बैच जो स्टार्ट किए हैं 90 डे में कंप्लीट जीएस का कोर्स कंप्लीट कराने वाले हैं। उसमें हम आज आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री का जो टॉपिक दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, जो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम लोग यही वाले टॉपिक देखने वाले हैं। क्या काम का है, एग्जाम क्या पूछता है, इन चीजों को कवर करेंगे और थोड़ा सा बैकग्राउंड में हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें कैसे आई यहां तक और हम इस तक कैसे पहुंचे। ठीक है, चलो तो फटाफट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों तक भी जरूर पहुंचाएं जिन बच्चों को जरूरत है फ्री में लाइव क्लासेस, जिनको जरूरत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एक बैकग्राउंड में स्टोरी क्या चल रहा था। हम यदि बात करें हिस्ट्री में, हम देख रहे थे तो इसको डिस्कवर किसने किया था, हमको हेरोडेटस के ही नाम से जान रहे थे, एच से एच करके ये देखा था। अब हमने इसको बांटा था बेटा, क्या किया था, इसको बांटा था तीन कालखंड में, तीन टाइम पीरियड में हमने इसके बांट के रखा था। ठीक है क्या, एक पहला प्री हिस्टोरिक, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक, है ना, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने इसको बांट के रखा था। ठीक, और एक है आपका हिस्टोरिक। क्लियर क्या इतनी बातें, है ना। और थॉमस साहब ने इसको बांट के रखा था कॉपर एज, फिर ब्रोंज एज और आयरन एज। ये तीन एज में ब्रूस फ्रूट ने बांट के रखा था। हमने प्री हिस्टोरिक या फिर कॉपर या फिर स्टोन एज या फिर पाषाण काल की जो बात कर रहे हैं, नव पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की या फिर पूरा पाषाण काल की, ये कंप्लीट हो चुका था। क्लियर ये बात। ठीक, अब हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल, हिंदी में इसको बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसी में हमको क्या देखना है भाई, IVC। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने इसमें देखना है जो सिंधु घाटी, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्लियर क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग देखने वाले हैं, और इसी एज को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि कैसे इन लोग यहां पर आए या फिर कैसे हम यहां तक पहुंचे, दोनों चीज को देखते हैं। ठीक है, चलो। ठीक, यदि हम बात करें, थोड़ा सा इसको एक मैप बनाते हैं इंडिया का, है ना। ये आपको मैप दिख रहा होगा, ऐसा बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का आपका इंडिया का मैप बनता है। क्लियर का इतना, ऐसा। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको इंडिया का मैप, और आपको ये भी पता है कि इसके ठीक वेस्ट में कौन सा है, आपका पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, और इधर वाले रीजन का आपका वेस्टर्न। ठीक है, हम देखें इस रीजन में तो एक नदी बहती है, कौन सा नदी है आपको पता होगा भाई, इस नदी का नाम क्या है आपका, इंडस रिवर। क्या रिवर, इंडस रिवर, मतलब सिंधु नदी। क्या नाम है इस नदी का, सिंधु नदी। आपको पता होगा और आप जान भी रहे होंगे, कंटिन्यू आप स्टडी कर रहे होंगे, तो सिंधु नदी ये नाम है इनका। अब देखो, ह्यूमन सिविलाइजेशन हो कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हम सबको वही एटमॉस्फेयर की या इन्वायरमेंट की वो बेसिक नीड्स हमको हमेशा की ही जरूरत पड़ती है, और हम वही सरवाइव कर पाते हैं जहां पर क्या होगा, आपका वाटर केपेबिलिटी होगी, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल होगा, अच्छे किस्म के क्या होंगे, मिट्टी होंगे, जहां जो मिट्टी उपजाऊ होगा, पानी अच्छा होगा, और एक क्लीन एटमॉस्फेयर होगा, शुद्ध वातावरण भी होगा। ऐसे जगह पर ही हम क्या करते हैं, रहते हैं, ऐसे जगह पर ही क्या करते हैं हम लोग, रहते हैं। तो ये जगह सबसे बेस्ट था। कैसे, एक तो सिंधु नदी इतनी बड़ी नदी, अब जहां जो नदी बहेगी डेफिनेटली आसपास के रीजन्स को क्या करेगी, बहुत ज्यादा फर्टाइल करेगी, आसपास की मिट्टी जो उस लैंड एरिया की बात करें तो बहुत ज्यादा उपजाऊ बन जाएगा। दूसरा, आपको यह भी पता है कि जहां नदी बहेगी वहां पानी की एवेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है नदी वाले रीजन में, रिवर बेसिन की मैं बात करूं तो। ठीक है, तो सिंधु नदी के आसपास आपको और भी पता है, झेलम,
चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ऐसे 5 नदी और हैं। मतलब ये एरिया हम देखा जाए तो ये एक समृद्ध एरिया था। कंप्लीटली जो नीड्स था ह्यूमन सिविलाइजेशंस को प्रमोट करने के लिए, वो एक फेवरेबल कंडीशन जो चाहिए था, जो देखा जाए पानी की और मिट्टी की, ये सब यहां था। इसलिए माना जाता है कि यहां ह्यूमन सिविलाइजेशन एक अच्छे स्थिति पर क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। और जहां इन सब चीजों की एविबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो एक अर्बन सिविलाइजेशंस की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, हम बात करें छत्तीसगढ़ को ही लेकर, तो रायपुर की बात करेंगे तो रायपुर के किनारे जो नदी बहती है उसका नाम है खारून नदी। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में देखें हम लोग अरपा नदी, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, है ना। वैसे बहुत सारे नदी, हम रायगढ़ की बात करें तो केलो नदी, ऐसे दुर्ग की बात करें तो शिवनाथ नदी, है ना। ऐसे जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां बही है उसके आसपास ही ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेंसिटी और उनका अर्बनाइजेशन देखने को मिला है, शहरीकरण देखने को मिला है, क्योंकि सारे रिसोर्स वहां हमको मिल जाते हैं। ठीक, ये तो हुआ इनके एविबिलिटी या फिर इनके सेटलमेंट का ये रीजन। लेकिन हमको पता कैसे चला कि यहीं पर ये सिंधु घाटी सभ्यता है, नाम कैसे पड़ा, कैसे ये लोग आए, तो देखते हैं। अचानक कोई व्यक्ति, रेल लाइन वाली स्टोरी आपने सुना होगा, बहुत सारी इसके बारे में स्टोरी भी है और कई ऑथेंटिक स्टोरी भी है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा जोड़ के देखते हैं हम लोग। एक सबसे पहले जिसका नाम आता है वो नाम क्या है आपका, चार्ल्स मेसन। पूछा हुआ क्वेश्चन है कुछ, चार्ल्स मेसन। यदि मैं चार्ल्स मेसन की बात करूं तो इन्होंने इस जो सिविलाइजेशन है इसको क्या कहा है भाई, आपका नगरीय सभ्यता कहा है। अर्बन सिविलाइजेशन इन्होंने ही कहा है, नगरीय सभ्यता इनका नाम आता है, चार्ल्स मेसन। उसके बाद बात करें हम एक और नाम का, जिसका नाम आप लोग सुनते ही रहते हैं, कनिंघम। क्या नाम है भाई, कनिंघम। इन्होंने नगरी सभ्यता नहीं कहा, इन्होंने कहा है कुषाण सभ्यता। ठीक, कुषाण सिविलाइजेशन, कुषाण सभ्यता। तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने कहा, सिंधु घाटी की सभ्यता किसने कहा, तो याद रखना है जॉन मार्शल ने इनको क्या कहा है, जॉन मार्शल ने क्या कहा है भैया, आपका याद रखना है सिंधु घाटी की सभ्यता कहा है, सिंधु सभ्यता। ठीक है, क्लियर, थोड़ा बैकग्राउंड में ही स्टोरी को इतना समझना है, क्लियर। और कई नाम हम लोग के देखने को मिलते हैं, जैसे यूनानी लोग हैं, यूनान के लोग, यूनानी लोग क्या बोलते हैं, सिंडोन बोलते हैं, क्योंकि कपास के लीडिंग प्रोड्यूसर है हम लोग, कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कंट्री था, इसलिए उसको सिंडोन कहना, इसलिए हमको सिंडोन कहे जाने लगे वो लोग। कौन, यूनान के लोग। मेसोपोटामिया इस टाइम की कंटेम्परेरी या फिर समकालीन, जो उसके साथ साथ चलने वाली जो सिविलाइजेशन थी, जिसको हम लोग मेसोपोटामियन कहते थे, क्या बोलते थे, मेसोपोटामिया। इन लोग मेलुहा कहने लगे थे, मेलुहा, क्लियर बात। अब देखो, आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो गुजरात है और यहाँ आपका अरेबियन सी है, अरब सागर है, और इधर कौन सा है, फारस की खाड़ी है। ये हमारा क्या बोलते, ये जो रूट था हमारा, ये गुजरात वाले रीजन से ये जो रूट दिखता था, ये आपका ट्रेड रूट था, व्यापारिक मार्ग था, ट्रेड रूट। क्या था ये, व्यापारिक मार्ग था। कैसे व्यापारिक मार्ग, इधर से एक मिस्र को जाता था, ठीक है, और यहीं से हम लोग यूनान फारस की ओर जाते थे। ठीक, इधर मिस्र, इधर यूनान, फारस वाले रीजन में, क्लियर। तो ये रूट भी आपको याद रखना है कि हम क्यों इनको कंटेम्परेरी मानने लगे, क्यों इनको समकालीन मानने लगे, क्योंकि ये हमारा व्यापारिक रूट था, और यही व्यापारिक रूट से हम लोग इधर इंटरनेशनली ट्रेड करते थे, व्यापारिक मार्ग से हम व्यापार करते थे। तो हम आगे देखेंगे इनका क्या इंपॉर्टेंस है करके, ठीक है। तो ये इतने नाम एटलीस्ट आपको याद रखना है कि चार्ल्स मेसन ने क्या कहा, कनिंघम ने क्या कहा, जॉन मार्शल ने क्या कहा, और आपका यूनानियों ने क्या कहा। ठीक है, अब जैसे ही ये नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर ये सब नाम फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता या नगरी सभ्यता, इनके पीछे जो लॉजिक है, अब वो लॉजिक को समझते हैं, क्लियर बात। देखो, हम बात करें इस रीजन में, तो अभी 2026 तक, 2025-26 तक लगभग 2000 से ज्यादा जगहों की को खनन उत्खनन कर चुके हैं लोग।
आपका जो पुरातत्व विभाग है ये 2000 से ज्यादा जगहों को खोद चुका है, खुदाई कर चुके हैं कि यहाँ क्या मिला हुआ है। लेकिन बात करूं मैं इंडिया का, क्योंकि ये सिविलाइजेशन पूरा इस रीजन में था, तो यदि मैं बात करूं इंडिया का, तो इंडिया में लगभग लगभग 1500 जो 1500 प्लेस हैं वो इंडिया में ही मिले हैं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इंडस रिवर जो है एक नदी यहां बह रही है, लेकिन हमारे इंडिया वाले रीजन में जो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन दिख रहा होगा, ये उत्तर और ये पश्चिम वाले रीजन में, यहाँ बहुत सारी नदियां, 5 नदियों का संगम है जिसको पंजाब भी बोलते हैं, और इतनी नदियां बहती भी है इधर। क्लियर ये बात? तो लगभग ये इतने सारे साइट्स तो हमारे यहाँ देखने को मिले। एक और डेटा आप देखेंगे 1947 तक, जैसे 1921 में इसका एक्सकेवेशन स्टार्ट हो जाता है, खोजा खुदाई यहाँ स्टार्ट हो जाती है, तो 1947 तक लगभग लगभग 40 के आसपास जगहों की बस खोज हुई थी। क्लियर? लेकिन इन सब में जो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ये इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, इतना बड़ा शहर था, इसमें लगभग लगभग 8 शहरों को, 8 जगहों को, यदि मैं बात करूं, इनमें 8 जगहों को, 8 जगह को क्या बोला गया है? शहर बोला गया है, शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक, अब शहर की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है, यदि हम बात करें शहरों का, तो बहुत सारे जगह हम देखें, लेकिन इनमें से 8 ऐसे जगह हैं जो क्या है, आपके शहर होने के एविडेंस मिले हैं। क्लियर इतनी बात? 8 जगहों की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि बहुत सारे जगह हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड हम 12 जगह की बात करेंगे। कितने जगह की बात करेंगे? 12 जगह। ठीक है, तो चलो, युवा रायपुर से हम लोग जुड़े हुए हैं। रायपुर से युवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको यूथ कि इस जनरेशन में आपको बहुत कम समय में आपके लिए बेहतर क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। फ्री में सारे क्लासेस आपको यूट्यूब पर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप वहां से जुड़कर आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं, चाहे एसआई की हो, प्लाटून कमांडर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, या व्यापम के जितने एग्जाम्स हैं, या एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, इन सारे पोर्शनों पर या इन सारे एग्जाम्स पर जो पोर्शन कवर करता है एग्जाम, उन टॉपिक को हम इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सारी चीजें टॉपिक वाइज और ट्रिक वाइज भी देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं 8 जगहों के नाम देखते हैं। एक छोटा सा स्टोरी यहाँ कि अचानक यहाँ खुदाई स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं कि जैसे हम लोग घर में घर बनाते हैं तो देखते हैं जमीन के नीचे खोदते हैं तो एक आध ईटा मिल गया या एक आध चट्टान मिल गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ ओड़ के अपने घर में यूज कर लेते हैं, चलो होगा, जमा होगा, पड़ा रहा होगा करके। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जब खुदाई स्टार्ट हुई या उस रीजन पर जब कोई घर बनाया होगा, देखा होगा एक ईटा मिला, साफ करना स्टार्ट किया तो 2 ईंटें मिले, फिर थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया, पूरा पूरा एक रो ही दिख गया, एक मकान का जो एक आपका जो दीवार होता है वो पूरा दीवार ही दिखने लग गया ईंट का। अब समझ में आने लगा कि कुछ चीज यहाँ तो है जो इतना लंबा दीवार बना के रखा है। फिर उसको आराम से साफ किए, धीरे धीरे उसको एक्सकेवेट किए, साफ इस तरीके से किया गया, देखा गया कि एक ईंट से एक दीवार दिखा और एक दीवार से एक मकान दिखने लग गया। ठीक है, अब मकान दिखा तो और लोग आश्चर्य होकर देखने लगे, भाई मकान है तो मतलब और भी कुछ होगा यहाँ, क्योंकि एक इंसान की जरूरत केवल एक मकान से पूरा नहीं होता ना। ठीक है, और अच्छे से खुदाई किया गया तो देखा पूरा पूरा एक बस्ती दिखने लग गया, एक बस्ती दिखा। फिर समझ में आया कि अब इसको थोड़ा आराम से देखना ही पड़ेगा, बारीकी से इसको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। जब देखा गया तो इतने सारे साइट्स देखने को मिले कि एक घर से एक बस्ती, एक समूह के साथ साथ एक बड़ा गांव देखने को मिला, जो एक अर्बन की पहचान थी। क्यों अर्बन की पहचान थी? क्योंकि अर्बन में जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, चाहे हम नाली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, कि घरों की बात करें, कि रहने की व्यवस्थित क्रम की बात करें, सारी चीजें हमको वहां देखने को मिला। ठीक है, अब देखो वो जमा क्यों था भाई, जमीन के नीचे क्यों पड़ा था? तो आपको ये बात पता होगा कि इतने धूल डस्ट पड़े रहते हैं हमेशा, अर्थ का जो क्रस्ट एरिया है वो हजारों लाखों साल बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डस्ट आ रहा है, जम रहा है, और वो फुलफिल होकर उसका एरिया बढ़ रहा है, मतलब उसकी थिकनेस बढ़ रही है जमीन का। तो ऐसे करके वो दब गया वो सिविलाइजेशन, हालांकि उसके पतन के कारण देखेंगे कि क्या क्या है करके। ठीक है, तो ये स्टोरी के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि खुदाई स्टार्ट हुई तो क्यों लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया, और इन श्रीमानों ये जो श्रीमान लोग हैं, इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इनके ही देखरेख में, इनके ही लीडरशिप में ये सारा काम किया गया। इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी है। ठीक है,
अब थोड़ा सा देखते हैं कि वो जगह कौन कौन सा था जिसको हमको याद रखना है। बहुत इजी वे में, बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे मैं मेंस की बात करूं या प्री की बात करूं। आप देखेंगे यहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, या कोई भी एग्जाम ले लें हम, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको मैप इंडिया का। देखो वो जगह, मैं 12 जगहों का नाम लिखता हूं जिसमें तो 8 शहर के ही साक्ष्य मिले हैं। देखते हैं सबसे पहला, ये आपको इस तरीके का एक याद रखना है। देखो ये 4 कॉर्नर आपको दिख रहा होगा, ये 4 कॉर्नर को याद रखना है, ठीक है। ये सबसे पहला जो दिख रहा है ये क्या है आपका, हड़प्पा। सुने हो नाम, याद रखना कहां पर है हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद ठीक इसके बगल में ही देखना मोहन जोदारो, ठीक। उसके बाद यहां दिख रहा होगा आपको चन्हू दरो। ये 4 नाम पाकिस्तान में। इसका क्रम याद रखना है, कहां कहां आप कभी देखे नहीं होगे, सर्च नहीं किए होगे, तो मैप में आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा ये हड़प्पा है, इसके ठीक बगल में मोहनजोदारो है, इसके ठीक नीचे चन्हू दड़ो है, और ठीक इसके बगल में जो जगह था उसका नाम था सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर। ये 4 नाम याद हो गए, ठीक है। एक 4 यहां देख लिए। उसके बाद बात करें हम लोग इंडिया वाले रीजन में, तो 8 नाम हम इंडिया वाले रीजन में देखते हैं। जैसे ये पता है आपको पाकिस्तान है बेटा, देखना यहां मैं कुछ पॉइंट कर रहा हूं, इन पॉइंट्स को ही बस याद रखना, आपको याद हो जाएगा पूरा प्लेस। ये पंजाब है, ये राजस्थान है, और ये आपका हरियाणा है, तो हरियाणा में 2 जगह, ठीक। इनको मिलाएंगे तो एक ऐसा ये भी क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। क्लियर ये बात, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं बोला मैं, चतुर्भुज बोला। ये 4 नाम आपको दिख रहे होंगे, 4 जगह। हरियाणा की मैं बात करूं तो देखो इसका नाम है, ये वाले रीजन का मैं नाम लिखता हूं, यहां जो पॉइंट मिला हरियाणा में, ये है आपका राखी गढ़ी, ठीक। और यहां जो दिख रहा होगा हरियाणा में दोनों, ये आपका बनावली। राखी को बनाना है करके याद रखना है, राखी को बनाना है तो कहां बनाना है, हरियाणा में बनाना है, राखी गढ़ी और बनावली, ठीक। ये जो जगह दिख रहा है ये पंजाब है, कहां लिखूं इसको, यहीं लिख देता हूं, पंजाब है ये, और पंजाब में जो जगह मिला है वो है आपका रोपड़, ठीक। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये जगह कौन से स्टेट में आता है, ठीक। उसके बाद दिख रहा होगा ये आपका राजस्थान, तो राजस्थान को याद रखना है आपको कालीबंगा, या यहां लिख दें क्या, ठीक है, बाहर लेके आ जाते हैं इसको, कालीबंगा। ऐसे ड्रॉ करेंगे, जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे ये मैप को, ठीक है। ये हरियाणा में राखी गढ़ी बनावली, उसके ठीक बगल में पंजाब में रोपड़। वैसे भी जानते हो पंजाब कल्टीवेशन के मामले में बहुत ज्यादा आगे है, एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, है ना, और धान की खेती आप सब लोग जानते हैं, उसकी एक मेथड होती है रोपा लगाना, याद होगा आपको, रोपा लगाना। वो रोपा लगाने से याद रखना है रोपड़, ठीक। और राजस्थान का एक जगह है कालीबंगा, इसको भी याद रखना है, ठीक। तो ये कितने हो गए, 4 यहां हो गए, 4 मैं यहां बता दिया, टोटल 12 जगहों का नाम बताऊंगा, याद हो गया होगा आपको मैप में, ठीक। वैसे और जो 4 जगह का जो इंपॉर्टेंट है आपको गुजरात में याद रखना है, ऐसा यहीं पर याद रख लेना, हो सकता है ऊपर नीचे हो कहीं। ये 4 जगह, यदि मैं इसको खींचू नीचे तो ये रंगपुर, ठीक। ये नीचे वाला धौलावीरा। हम इन जगहों पर क्या क्या मिला है इन चीजों को भी देखेंगे, ठीक है। रंगपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा, ठीक। और एक जगह बच रहा है, वो कौन सा जगह है आपको इसको कमेंट में बताना है। एक जगह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं, यदि दे सकते हैं तो बिल्कुल इसका आंसर आप कमेंट में करिए। ये 4 जगह है, रंगपुर है, धौलावीरा है, सुरकोटदा है, एक जगह जो बचा के रखा हूं ये आपके लिए। टोटल 12 जगह है। इन 12 जगहों में याद रखना यही वो 12 जगह है जिसमें 8 शहर के साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं वो अर्बन साक्ष्य है, अर्बन एविडेंस है इन्हीं 12 जगहों में, ठीक है। तो इतने जगहों के बारे में पढ़ना है, कौन सा नदी के किनारे है, क्योंकि हर एक प्लेस के आसपास कोई ना कोई एक नदी बह रही है, और एक बड़ी नदी बह रही है, ठीक है। इतना बात, चलो तो इन जगहों को आपको याद रखना है, जैसे मैं बताया ऐसे ही ट्रिक वाइज आपको याद रखना है, ठीक है। यदि इसका टोटल एरिया की हम बात करें तो इसका टोटल एरिया, यदि हम इंडिया को फिर से यहां मैं बना दूं ऐसा, तो इसको ऐसे इस त्रिभुजाकार में
मापा गया है ऐसा। ठीक है, चतुष्कोणीय बोलते हैं या त्रिभुज, देख लीजिए त्रिभुज ट्रायंगल के टाइप का। ठीक है, और हम देखने वाले हैं ये जो नॉर्थ दिख रहा होगा, नॉर्थ में मांडा, चिनाब नदी के आसपास, कौन सा नदी, चिनाब। यदि मैं वेस्ट की बात करूं, वेस्ट में, और ये आपका ईस्ट है और ये आपका साउथ है, तो वेस्ट की बात करूं तो सुतका गेंडोर। ठीक है, साउथ की बात करूं तो ये जो जगह है वो है आपका दैमाबाद। ठीक है, कौन सा, दैमाबाद, दैमाबाद। ठीक, और ईस्ट की बात करूं तो यह आपका आलमगीरपुर। ठीक है, टोटल एरिया 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये इनकी बेसिक स्टोरी है, एटलीस्ट आपको इतने फैक्ट्स को याद रखना है। ठीक है, अब इसका टॉपिक वाइज या नॉमेनक्लेचर जो दिख रहा होगा, जो जगह के नाम दिख रहे हैं, इन जगहों के नाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे क्या हमारे काम का है। ठीक, तो फिलहाल जितना लिखा है वो तो काम का है, ये है भाई। ठीक है, कि कौन सा जगह ईस्ट में है, कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, और कौन आपका वेस्ट में है। ठीक है, चलो देखें तो पीडीएफ स्टार्ट करते हैं जो काम का चीज। ठीक है, दिख रहा होगा कि दक्षिण एशिया की प्रथम क्या है भाई, ये नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। ठीक, फर्स्ट अर्बन कल्चर इन दिस रीजन, और रीजन क्या है आपका, दक्षिण एशिया का। ठीक है, चलो बात करें, ये दिख रहा होगा, आप इन सब के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो आपको क्या याद रखना है, टाइम पीरियड वही 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। ठीक है, अब मैं एक दिन बताया था शायद इसके पिछले ही वीडियो में कि ईसा मसीह के जन्म को क्या माना गया था, आपका फर्स्ट डे, या फिर पहला क्या बोलना चाहिए, टाइमलाइन को फर्स्ट डे माना गया था, है ना। और क्यों माना गया था, क्योंकि वो लोग हमसे पढ़े लिखे में आगे ही थे। अब जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो चीजों को सबसे पहले एग्जीक्यूट करने की क्षमता तो रखेगा ना, है ना। ठीक है, तो हम बात करें यहां तक। ठीक है, और अभी 2025। ठीक है, 1 तारीख को, मतलब हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, ईसा मसीह का जन्म ही मनाते हैं देखा जाए तो। ठीक है, चलो बात करते हैं इनको किन किन नाम से जाना जाता है। तो परिचय और खोज का एक टॉपिक लेके देखिए, इसे कांस्य युगीन या फिर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है ना। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो था वो कॉपर सिविलाइजेशन था, कॉपर स्टोन का जो सिविलाइजेशन था वही धीरे धीरे चेंज होता है, ट्रांजिशन जोन से चेंज होगा, और क्या नाम पड़ जाएगा उसका, कांस्य युगीन सभ्यता, फिर ब्रोंज एज। क्योंकि इस टाइम जो मेटल यूज कर रहे थे वो क्या था आपका, कांसा था, ब्रोंज था। ठीक, दूसरा इसका नामकरण की बात करें तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि नामकरण क्या है, किसने किया है, तो सर जॉन मार्शल ने किया हुआ है। सर जॉन मार्शल ने, इन्होंने ही क्या कहा है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा है, क्योंकि यही कौन थे, वहां के महानिदेशक थे, जो इनके अंदर में ही ये सारी काम हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके ही अंदर में किया गया था। क्लियर ये बात। बात करें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में तो हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम को जानते हैं। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने क्या कहा है, चार्ल्स मेसन ने क्या कहा है, और कनिंघम ने क्या कहा है, मैं स्टार्टिंग में ही इसको बता चुका हूं। ये कुषाण युगीन सभ्यता बताता है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों, क्योंकि इंडस नदी सिंधु नदी के आसपास के जगह पर बसा हुआ ये सिविलाइजेशन था। ठीक है, चलो, और बसने का रीजन भी वही कि हमको नदी के आसपास पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, और आसपास का जो एरिया होगा, जमीन होगा, भूमि होगा, वो क्या होगा, फर्टाइल होगा, उपजाऊ होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं। और स्टार्टिंग कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। किसकी द्वारा किया गया, तो सबसे पहला जिसका नाम आता है, याद रखना, दयाराम साहनी। किनका नाम आता है, दयाराम साहनी। इन्होंने ही इस रीजन का खोज किया, और उस जगह का नाम क्या था आपका, हड़प्पा। क्या नाम था, हड़प्पा। पहला स्थल था, मेंस में कई बार पूछा हुआ है, कई स्टेट के भी मेंस में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं।
क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास खोजी गई पहली सभ्यता या पहली जगह जिसका नाम हड़प्पा था, इसलिए इसके नाम से ही क्या रख दिया गया, क्या रख दिया गया, हड़प्पा की सभ्यता। जैसे हम बात करें घर में, तो जो बड़ा बेटा होता है, मान के चलो कोई भी बड़ा बेटा है जिसका नाम है, मान के चलो गोलू है, तो उसकी मम्मी क्या बुलाएगी, उसके पापा को हमेशा गोलू की ही मम्मी बुलाएगी या गोलू की ही पापा बुलाएंगे उसको। होता है बड़े बेटे के नाम पे, जो पहला बच्चा होता है उसको हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वैसे ही इस जगह को पहले खोजा गया, इसलिए हम लोग इसके नाम से भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा जगह था, वो था आपका मोहनजोदारो। आपको याद आ रहा होगा जब मैं मैप ड्रॉ कर रहा था, तो हड़प्पा के ही वेस्ट में, उसके पीछे ही साइड वेस्ट में मोहनजोदारो था, और उसके साउथ में आपका चन्हुदड़ो था। तो याद रखना मोहनजोदारो एक बड़ा स्थल था, इसलिए इस जगह को मोहनजोदारो की भी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और स्टुअर्ट पिगमट ने इन दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा है। ठीक है, क्या कहा है, जुड़वा राजधानी, ज्वाइंट कैपिटल भी कहा है। जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश की, है ना, वहां कई कैपिटल्स, कई नहीं, अभी 2 कैपिटल्स हैं चल रहे हैं। कई ऐसे स्टेट है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी 2 कैपिटल हैं, 2 राजधानी है। ठीक है, तो वैसे इनको जुड़वा राजधानी के नाम से जानते हैं। याद रखना 1922 में इसको एक्सकवेट किया गया था राखलदास बनर्जी द्वारा, मोहनजोदारो के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, जगह का नाम क्या था आपका, मोहनजोदारो। तो इसमें इतना चीज काम काम का है, और हर लाइन बेटा इतना बेहतरीन कंटेंट है ये। ऐसा कोई भी लाइन जिसको मैं टिक किया हूं वो ना पूछा गया हो, हर लाइन पूछ लिया गया एग्जाम्स में। अब कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे, किस किस एग्जाम पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अगला, भौगोलिक स्थिति की जब बात करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसमें उतना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं देखना है हमको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ देखना है। जैसे कि पता है आपको कि पूर्व में, ईस्ट में जगह का नाम क्या है आपका, आलमगीरपुर, जो यूपी में है। सबसे ईस्ट का प्लेस अभी तक उसी को ही खोजा गया है। बात करें वेस्ट में, तो हम लोग देखे थोड़ी देर पहले सुतका गेंडोर, ये आपका पाकिस्तान में है। और जो नदी है पश्चिमी रीजन में, उस नदी का नाम भी पूछा गया है, ये दास्क नदी के किनारे ये मिला हुआ है। कौन सा नदी, दास्क नदी। ठीक, तो पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में कौन आपका, दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर। ठीक, आपके ऊपर की मैं बात करूं, उत्तर में चिनाब नदी के किनारे जो जगह देखी गई है, सबसे नॉर्थेस्ट प्लेस ऑफ द आईवीसी की मैं बात करूं, तो वो है आपका मांडा, जो आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे उत्तरी जगह कौन सा है, तो मांडा है। और कौन सा नदी के किनारे है, ये भी पूछा हुआ है, याद रखना चिनाब नदी। तो आप आराम से पढ़िए, युवा की इस प्लेटफॉर्म में आपको सारी चीजें लाइन से हर टॉपिक को कवर कराया जाएगा। जैसे ही टॉपिक कवर होगा, आपको इन चैप्टरों के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूरे करा दिए जाएंगे। वो 2013 से स्टार्ट है, 2013 से लेकर 2025 तक के पूरे आए हुए क्वेश्चंस की आप जो पढ़ रहे हैं, क्या उसको एग्जामिनर पूछा है कि नहीं, उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे ही आईवीसी खत्म होगा, मैं 2 चैप्टर का आपको क्या कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा, और वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने से पता चल जाए कि भैया इन्हीं चीजों को ही खाली पूछ रहा है, बार बार वही वही चीजों को पूछ रहा है। ठीक है, चलो ये नॉर्थ हो गया। उसके बाद बचा क्या आपका साउथ। मैं दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में 10 याद रखना है, दैमाबाद, ये आपका महाराष्ट्र में है। प्रवरा नदी यहां लिखा नहीं है, याद रखना प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन में पूछा है कि तांबे की, ठीक है, रथ, तांबे की नहीं पूछा था, रथ का प्रमाण कहां मिला है, रथ की उसका रथ का, तो कहां मिला है आपका, दैमाबाद में। ठीक है, चलो कुछ काम का चीज। वर्तमान में पाकिस्तान का एक जगह है जिसको चेलिस्तान कहा जाता है। ये क्षेत्र कभी इस सभ्यता का एक समृद्ध हुआ करता था। ठीक है, अब हमारा तो बनता है नहीं, तो अभी इधर और जाके हम लोग सर्च वगैरह नहीं करते हैं, जो है इतने में ही हम लोग कवर किए हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, अर्बन सिविलाइजेशन की बात करूं तो सबसे पहला अर्बन में नगर नियोजन की प्लानिंग, टाउन प्लानिंग सबसे पहले दिमाग में आता है। यदि मैं कहीं घूमने जाऊं, चाहे दिल्ली की बात करूं, कि महाराष्ट्र में आपका मुंबई की बात करूं, कि चेन्नई की बात करूं, कि या हमारे रायपुर की ही मैं बात करूं, तो भैया यहाँ शहर कैसा है आपको पता होगा। आप विजिट करते होंगे तो हमारा शहर ठीक ऐसे ही ग्रिड पैटर्न पर है। ठीक है, तो उन समय से लेकर आज तक का हमारा जो सिविलाइजेशंस का जो ब्रेन प्रोसेस है, वो भी सेम ही है, बहुत कुछ अंतर नहीं है। जैसे पहले हम घर बनाया करते थे समकोण रास्ते पर,
कोई ऐसा रास्ता हो जो समकोण पर एक दूसरे को काटता था, चौक बनता था, चौराहा बनता था। और आज भी आप टाउन में किसी भी शहर में घूमेंगे तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ हमारा शहर था। क्लियर ये बात? ये समकोण पर काट रही है, आपको दिख रहा होगा, ये समकोण पर 90 डिग्री एंगल पर काट रही है। इधर घर बने हुए हैं, इधर घर बने हैं, इधर घर बने हैं, इधर घर बने हैं, और ये बीच क्या है? आपका रास्ता है। बस अंतर इतना था कि इस टाइम का जो घर बना हुआ था, इसके जो डोर्स होते थे, दरवाजे होते थे, वो रोड के सामने ओपनिंग नहीं होते हैं। आजकल देखते हैं सब रोड के ही सामने, ठीक, क्योंकि दुकान लगाना है तो रोड के सामने की जगह फ्री में मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग डोर, जो हमारा जो दरवाजा है, वो हम रोड की साइड ही ओपनिंग करके रखे हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी पर्पज से बेहतरीन था, है ना। यदि हम घर से बाहर निकले, पता नहीं किस हड़बड़ी में निकल रहे हैं, इधर कौन सी गाड़ी आ रही है, तीन चीजों से बचने के लिए हमारे जो घर के दरवाजे हुआ करते थे, ठीक इसके अपोजिट हुआ करते थे। ठीक है, तो चलो, ये ग्रिड पैटर्न आपको याद हो गया होगा। अच्छा, दो टाइप के लोग होते थे उस टाइम में रहने वाले। जैसे आज भी हम लोग शहर में देखेंगे तो एक ऐसा रीजन होता है जो सब अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, थोड़े से रिचेस्ट पीपल रहेंगे, जो अपग्रेडेड लोग रहते हैं, और एक स्लम एरिया रहता है ना, जहां झुग्गी झोपड़ी में बसे हुए लोग रहते हैं, जिनकी इनकम कंपैरेटिवली कम होती है। हम किसी को गरीब या अमीर से ना तौल के ये बोल सकते हैं कि कंपैरेटिवली उनकी इनकम कम होती है, वो स्लम एरिया या नीचे लेवल के एरिया पर रहते हैं, या थोड़े दूर में रहते हैं शहर के। ठीक है, ऐसा ही इस टाइम भी था। जो हायर क्लासेस लोग हुआ करते थे, वो, उनका जो नाम, एक वर्ड यहां लिखता है सीटाडेल। एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 6-7 में, दोनों में सीटाडेल ही लिखा हुआ है, और क्लास 9 के भी बुक में सीटाडेल ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हायर क्लासेस लोग थे उनको सीटाडेल कहा जाता था, उच्च वर्गीय लोग कहा जाता था, और ये लोग थोड़े ऊंचे स्थान पर रहा करते थे, थोड़े से सेफ जगह पर रहा करते थे। और इनके घर के किनारे प्रॉपर ये जो दिख रहा है बाउंड्री, यही क्या था? किला था, जिसको उस टाइम दुर्ग या फिर गढ़ के नाम से जानते थे। हम लोग आज भी छत्तीसगढ़ में गढ़ शब्द यूज करते हैं, और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि 36 ठो क्या था? यहाँ गढ़ था, जगह था, और वो जगह किले से घिरा हुआ था, ऐसा मानते हैं। ठीक, तो ये जो सीटाडेल जो था, ये बाउंड्री से घिरा हुआ था, और ऊंचे ऊंचे इमारतें यहाँ बने हुए थे। जो सामान्य लोग थे उनको लोअर टाउन या फिर सामान्य घर के नाम से ये कुछ इस जगह पर रहा करते थे, निचला हिस्सा पर। क्लियर है बात? ये सब मेंस के टॉपिक है, पूछे हुए हैं, और आपको प्रीलिम्स में ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स के नाम से पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, देखो, ऊंचाई पर स्थित, दीवारों से घिरा हुआ, एक विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बना हुआ एक ऐसा घर हुआ था। ठीक है, जबकि इसकी बात करें तो ये बड़ा जरूर था, लेकिन निचला क्षेत्र था, आवासीय भवनों के लिए इसमें, मतलब ये जो जगह था आवासीय लोगों के लिए यूज किया जाता था, ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक, इतनी बातें यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ग्रिड पैटर्न की बात करूं तो बता रहा था कि 90 डिग्री समकोण पर काटता था। जो ये पैटर्न दिख रहा है, ये 90 डिग्री एंगल पर कटा हुआ था। ये सिक्योरिटी मामले से भी देखा जाए तो भी बहुत हेल्पफुल था। अच्छा, सिक्योरिटी बोला, देखो दो शब्द यूज होता है बेटा, एक सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी क्या है अंतर, हम लोग कुछ भी वर्ड यूज कर देते हैं, और दूसरा होता है डिफेंस, है ना। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा होता है, और डिफेंस मतलब रक्षा होता है। ठीक, क्लियर? तो मैं सिक्योरिटी की बात किया, सिक्योरिटी पर्पज से ये पैटर्न सही था। भवनों के निर्माण के लिए पक्की ईंट का उपयोग, जिनका एक मानक अनुपात था, जिसको स्टैंडर्डाइज रेशियो पर बनाया जाता था, एक फिक्स्ड रेशियो। जैसे आज के डेट में भी हम जो घर बनाते हैं, वो जो ब्रिक्स यूज करते हैं, उसका भी लेंथ, ब्रीथ और हाइट फिक्स होता है, स्टैंडर्ड होता है कि हम कितना सेंटीमीटर लेंथ, कितना सेंटीमीटर हाइट रखें, और कितना सेंटीमीटर इसका ब्रीथ रखें, ये स्टैंडर्ड था। और इस टाइम के भी घर के जो ब्रिक्स यूज होते थे, वो भी स्टैंडर्ड ही यूज हुआ करते थे। ठीक, बट याद रखना है, कुछ काम का यहां दिख रहा होगा, धौलावीरा एक ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभक्त था। हम देखिए अभी केवल 2 भाग, एक सीटाडेल और दूसरा लोअर टाउन, लेकिन धौलावीरा, याद रखना है, ये गुजरात का जगह है, जो एक ऐसा जगह है जहां पर 3 वर्गों में बटा हुआ था शहर। ठीक, मध्यम वर्गीय भी वहां हुआ करता था। दूसरा एक जगह चन्हुदड़ो, ये बिना दुर्ग वाला, मतलब बिना सीटाडेल, बिना ऐसे का एकमात्र शहर था। केवल और केवल लोअर लोग रहते थे, सामान्य लोग रहते थे ज्यादातर। ठीक है, ये भी एक अर्बन प्लेस था। मैं बताया कि इतना जगह को खोज चुके हैं हम लोग, लेकिन उसमें 8 जगहों को एक बड़ी नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलो, बात रहा एक और जगह, गुजरात का वो जगह लोथल। इसके बारे में याद रखना, दुर्ग अलग से नहीं घिरा था, यहां दुर्ग ही नहीं था, बाउंड्री जो था वो नहीं था। तो चन्हुदड़ो में सीटाडेल नहीं था, और लोथल में
किला नहीं था, बाउंड्री जो था वो नहीं था। तो याद रखना इनकी इंपॉर्टेंस, ये लाइन को पूछा जा सकता है कि क्या विशेषता है। वैसे भी आपको पता ही आजकल व्यापक और पीएससी कूट वाले प्रश्न ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है। और आप तो पढ़े हो भाई, आपको सीटाडेल पढ़े हो, सीटाडेल पढ़े हो, कोई अपवाद यदि आपने नहीं पढ़ के रखा है, आपको ये लगेगा कि हर जगह सीटाडेल था। तो धौलावीरा एक ऐसा जगह था जहां तीन प्लेस था, मतलब 3 स्टैंडर्ड था, 3 क्लासिफिकेशन था। लेकिन चन्हूदड़ो की बात करें तो वहां सीटाडेल ही नहीं था, और लोथल की बात करें तो यहाँ दुर्ग ही नहीं था, बाउंड्री ही नहीं था, ठीक है। चलो और जगहों को थोड़ा सा देखते हैं। इनकी वास्तुकला की बात की जाए तो जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आप स्पष्ट करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। आपको एविडेंस के साथ और जगहों के साथ इसको कोट करके लिखना था। बहुत इजी सा प्रश्न बनता है। ढकी हुई नालियों के प्रमाण मिले हैं, सोखने वाले गड्ढों के प्रमाण मिले हैं। आजकल देखेंगे गांव में, तो गांव में नालियां नहीं बनाई जाती है, एक ऐसे गड्ढे बना दिए जाते हैं जहां सबके सब जाके उसमें अपना जो भी कचरा है, डस्ट है, उसको जाके डालते हैं, ठीक है। दूसरा, कचरा जमा करने के लिए एक संप बना हुआ रहता है। गांव में देखेंगे, आजकल शहरों में भी है, एक हर जगह बड़ा बड़ा बकेट रख दिए हैं जहां जाके अपना वेस्ट बाहर ले जाके रख देते हैं, क्योंकि हर छोटी छोटी गलियों में आजकल रायपुर की वो जो गाड़ी जो चलती है वो नहीं जा पाती है, तो बाहर ले जाके रख देते हैं। गांव में भी आजकल बनाए गए हैं, जो अभी ग्रामीण विकास का जो चल रहा था उस प्रोजेक्ट में गांव में भी एक एक ऐसे गड्ढे बनाए गए हैं जिसमें ले जाके, हर गांव में बना है, जाके उसमें गांव का कचरा ले जाके डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत पहले से चल रही थी, ठीक है। आवासीय संरचना की बात करें तो घर में आंगन था, कुआं था, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता था, जैसे आज हम घर में बना के रहते हैं। आप देखेंगे 20-25 साल 15 साल पहले की बात करें तो गांव में जो घर हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, और कुआं के किनारे एक पैक्ड होम नहीं रहता था, लगभग लगभग 6 फीट 7 फीट का ईंट का एक दीवार रहता था, वहीं नहाया करते थे, नहाने धोने का काम हुआ करता था। सेम ऐसा ही पैटर्न हमको इस टाइम भी मिले हुए हैं, कुआं की बात करूं या स्नानाघर की बात करूं। लेकिन जो ये स्नानाघर मिला हुआ है आप देख के ही समझ पाएंगे। ऐसा देखो, इस टाइम की चीजें हैं, 25,000 साल पहले की बात है, और अभी भी इतना स्पष्ट ये हमारे यहाँ एकेडमी में इसको बनाया गया है युवा रायपुर में, कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ करता था उस टाइम का। क्या आपका बाथ हाउस या फिर ग्रेट बाथ जिसको बोले, या फिर हम हिंदी में स्नानागार बोले। इसको देख के लग रहा है क्या कि हर कोई इसमें, कोई भी कॉमन पीपल जाके नहाता रहा होगा? वैसे भी स्विमिंग पूल में हर कोई जाके नहीं नहाता है ना, थोड़े हायर क्लासेस लोग ही जाते हैं। ये दिखने से लग रहा है कि ये जो जगह दिख रही है ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, पूजा पाठ में इसका उपयोग किया जाता था, शाही स्नान वगैरह के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। इसकी डेप्थ वगैरह भी बताई गई है। एक विशाल स्नानागार मिला है, ठीक कहां से मिला है तो याद रखना है मोहनजोदारो से मिला है। ऐसे अभी हर जगहों के बारे में स्पेसिफिकेशन जो काम की चीज है वो बचा है, अभी कुछ कुछ ये देखते हैं। तो विशाल स्नानागार की मैं बात करूं तो मिला कहां है, मोहनजोदारो से, और यह धार्मिक स्नान के लिए थोड़ा सा फेमस था, रिचुअल बाथिंग के लिए, ठीक, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह में जाके लोग यहाँ पवित्रम पवित्रम करते थे, जाके नहाया करते थे। तकनीकी मैं बात करूं तो वाटर प्रूफिंग के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया है ना। हम लोग घर में एक छोटा सा टैंक भी बनाते हैं तो सीमेंट से अच्छे से यूज कर लेंगे, नहीं तो आजकल टाइल्स लगा देते ताकि पानी लीकेज ना कर पाए। तो इस टाइम जो यूज किया जाता था वो जिप्सम, ठीक, जिप्सम यूज करते थे ताकि वहां से पानी लीकेज ना करे। ये जो दिख रहा है गड्ढा भाई, ये है ना, यहाँ से पानी लीकेज ना करे, पानी बाहर ना जाए, यही रुका रहे, ठीक है। और इसका आकार जो था वो 12x7, और ये गहराई कितना था, 2.4 मीटर का था, ठीक। तो डायमेंशन आज तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जगह कहाँ है पूछ लिया गया है, वाटर प्रूफिंग के लिए जिप्सम यूज किया गया है, ये भी नहीं पूछा है तो हो सकता है पूछ ले एग्जाम, ठीक है। चलो देखते हैं कृषि और पशुपालन की बात करें इस टाइम तो गेहूं, जौ, दाल, तिल या फिर मस्टर्ड या फिर सरसों जिसको हम लोग बोलते हैं, इन सबके सबसे ज्यादा एविडेंस मिले हैं कि इस टाइम यही इन्हीं फसलों का क्या किया जा रहा था, कल्टीवेशन किया जा रहा था, वहां खेती की जा रही थी। हम बात करें सिंडोन का या फिर कॉटन का, ये एक ही वर्ड से जुड़ा हुआ है। यूनानी लोग हमको सिंडोन के नाम से जानते थे, किसको, सिंधु घाटी के आसपास के रहने वाले लोग को, क्योंकि इंडिया जो था इस टाइम कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री हुआ करता था, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश हुआ करता था। हम लोग कपास उत्पादन में सबसे पहले थे, इसलिए हमको यूनानी लोग क्या बोलते थे, सिंडन बोलते हैं।
आप कोई जगह जाते हैं, देखते हैं, यदि उस गांव का नाम आपको पता नहीं रहता है लेकिन आपको उस गांव की कुछ अच्छी चीजें पता होती है तो याद रखते हैं कि ये जगह को आप नाम चेंज करके याद रखते हैं। ठीक है, जैसे मैं धमतरी की ओर जाता हूं, मुझे धमतरी याद नहीं आता लेकिन उस रोड में जाते हैं तो इतने सारे दाल के पल्सेस के और ट्री जो देखने को मिलते हैं राहल दाल के, आपको लाइन से पूरा देखने को मिलेगा। तो भले वो धमतरी याद ना आए लेकिन वो रास्ता याद आता है। वैसे ही यहाँ सिंडोन बहुत ज्यादा वो लोग देखे थे इसलिए इंदर को सिंडोन कहने लगे थे। दूसरा, टेक्नोलॉजी की बात करूं तो प्लग्ड फील्ड भी देखने को मिला है, जुते हुए खेत के भी क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। और ये कहां मिला है, आपका कालीबंगा राजस्थान में इसके एविडेंस मिले हुए हैं। अब आप सोच के देखिए, जहां ज्यादा खेती होगा, कंटिन्यू खेती होगा, मिक्स्ड खेती नहीं होगा, उस खेती को कंटिन्यू यूज करेंगे बिना किसी फसल रोटेट के, हम एक ही फसल लगाएंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू लगाएंगे, तो क्या उस मिट्टी में उतनी सॉइल की फर्टिलिटी होगी? क्या उस मिट्टी में उतना उपजाऊपना बना रहेगा? क्या नहीं बना रहेगा। और एक कालीबंगा का राजस्थान वाला एरिया इतना ज्यादा खेती के लिए फेमस था, इसलिए आज भी देखा जाए तो राजस्थान का वही नीचे का रीजन जिसको हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, थार डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग भी जरूरी है। ठीक, याद रखना। हल का खिलौना भी देखने को मिला है चिलिस्तान या फिर बनावली से, और आपका बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में। ठीक है, चलो पशुपालन की बात करें तो एक कैटल्स हम देखने को मिलता था उस टाइम, बैल, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। जैसे कल मैं बताया था कि बुर्ज होम में कुत्तों को और उसके मालिक को एक साथ दफनाने के क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। तो एक और ऐसा कौन सा जगह है जहां बकरी को, गोट को और उसके मालिक को दफनाने के अवशेष मिले हैं? याद रखना, मैं इसका आंसर कल वाले क्लास में दूंगा, आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ठीक, आप इसका आंसर देंगे। जैसे कुत्ता और मालिक का बुर्ज होम देखे थे, वैसी बकरी और उसके मालिक को एक साथ दफनाने के जो एविडेंस मिले, साक्ष्य मिला है, वो कहां मिले हैं और कौन से जगह पर मिले हैं? ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, आप लोग के लिए था क्वेश्चन। दूसरा, कुबड़ वाला सांड के बारे में भी बहुत फेमस, इस चीज को हम लोग जानते हैं इस टाइम कि मोहरों पर जो लगे हुए थे, एक चित्र जो अंकित था वो था आपका कुबड़ वाला ये बैल। ये दिख रहा है क्या, ये इस टाइप का बैल इस पर अंकित हुआ करता था। ठीक है, विशेष नोट की बात करूं तो घोड़ा और गाय का स्पष्ट साक्ष्य सामान्यतः हमको नहीं मिलते हैं, केवल सुर कोटदा एक जगह है जहां घोड़े के केवल हड्डियां मिले हैं, हॉर्स बोन्स मिला हुआ है। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं, जो पीडीएफ देख रहे हैं, ये पूरे काम का चीज है, हर लाइन काम का है, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं बना है, और इतने से आपका काम बन जाएगा भाई। ये पीडीएफ को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, जो क्लासेस आपको मिल रही है उसको बार बार देखिए, एक बार नहीं समझ आ रहा है 2 बार देखिए, लेकिन इनको याद रखिए, आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलो सिल्फ की मैं बात करूं या फिर ट्रेड सिस्टम की बात करूं, बार्टर सिस्टम फेमस था, माप तौल या फिर तकनीकी कुछ चीजें देखते हैं। तो सिल्फ में सबसे पहला चन्हु दड़ों के बारे में देखते हैं। तो ये मनका बनाने का क्या था, एक यहाँ इंडस्ट्री था, मनका मतलब खिलौना। ठीक, दूसरा शंख काटने का या फिर मोहर निर्माण का ये प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इट मीन्स ये चन्हु दड़ों की बात की जाए तो एक ऐसा एरिया था आपका, इंडस्ट्रियल एरिया था। ठीक, जहां किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो इंडस्ट्रियल रीजन था। दूसरा, बालाकोट और नागेश्वर करके एक जगह है, वहां शंख के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। आजकल आप लोग कई सारे चूड़ियां देखते हैं अलग अलग वेराइटीज के, कोई कांच का बना है, कोई फाइबर का बना है, या फिर कई ऐसे रेशम के ही बना के आजकल चूड़ियां पहनते हैं। याद रखना, सेल्स जो शंख होते थे उनके चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, और यहाँ का एविडेंस जो मिला है बालाकोट और नागेश्वर। ये नया फैक्ट है, अभी तक एग्जाम पूछा नहीं है, याद रखना, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो बात करें ये माप तौल का। हम आज जो बाट यूज करते हैं, खैर अब तो बहुत डिजिटल हो गए हैं, सब डिजिटल यूज कर रहे हैं, फिर भी याद रखना है बाट मुख्य रूप से, अब 5 साल पहले या अभी भी देखेंगे गांव में सब यूज होता है, बाट मुख्य रूप से चट पत्थर, ये दिख रहा होगा बेटा, ये ठीक है, पत्थर के बने होते थे। ये 16 के गुणक में हुआ करते थे। किसके गुणक में? 16 के गुणक में। लेकिन अभी हम लोग जो बाट देखते हैं, या तो 50 ग्राम का बाट होगा या 100 ग्राम का बाट होगा, है ना, बाट बोलते हैं जिसको, या फिर 250 ग्राम के लिए हम लोग बनाते हैं 200 200 और 50 करके, 500 ग्राम का, 1000 ग्राम का, फिर 20 किलो, 50 किलो, ऐसे हम लोग बाट देखते थे। ठीक है, मानक कैसा था इसका?
द्विआधारी था और दशमलव दोनों हमको देखने को मिले हैं। तो ये लाइन पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में कि उस टाइम जो माप तौल की यूनिट या इकाई जो मापी गई थी वह द्विआधारी और दार्शनिक प्रणाली पर आधारित था कि नहीं करके स्टेटमेंट और असर्टन के स्टेटमेंट और कथन कारण वाले क्वेश्चन में इसको पूछा हुआ है। याद रखना द्विआधारी भी था और आपका दशमलव प्रणाली पर भी आधारित था। ठीक है, चलो धातु ज्ञान की बात करें तो ये लोग क्या क्या जानते थे। सबसे पहले तो एक ही चीज कि कांसा से बहुत ज्यादा परिचित थे ये लोग। सोने चांदी तांबे और कांसे से बहुत ज्यादा परिचित थे, बट याद रखना आयरन से लोग नोन नहीं थे, अननोन थे। आयरन के बारे में लोग नहीं जानते थे, आयरन के बारे में हम लोग जाने हैं और हमारा ही इतिहास क्या है, आपका ऐतिहासिक है। ठीक है, चलो बात करें कौन कौन सा मेटल्स के लिए कौन कौन सा रीजन फेमस था। तो तांबा या फिर कॉपर के लिए खेतड़ी, आपको पता ही है राजस्थान का खेतड़ी, और आपका एमपी का मलाज खंड। कल की क्लास में बताया था ये आपका राजस्थान का ये खेतड़ी, और यहाँ आपका कौन सा, ये ओमान को ट्रेड करता था, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, याद रखना कहाँ, तो हम दो जगह से देखते हैं, एक राजस्थान का खेतड़ी और दूसरा मलाज खंड। ये दोनों का या फिर मैं ये बोलूं दोनों जगहों को पूछ चुका है आपका पीएससी और व्यापम दोनों कि इन जगहों पर क्या क्या मिलता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको कार्लेलियन करके एक भरूच करके जगह है, गुजरात में है जगह, ये यहाँ के लिए था। दूसरा सुरतेगोई एक जगह यहाँ भेजा जाता था, लाजवर्द हीरा करके था, इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते। ठीक, और सोना को तो जानते ही हो, कोलार माइंस कर्नाटक में है, इसको भी पूछ लिया गया है कि कोलार माइंस कहाँ है। ठीक, और यहाँ से क्या हम लोग माइनिंग करते हैं, तो गोल्ड का माइनिंग करते हैं, सोना का। ठीक है, एक लाइन अंतरराष्ट्रीय संबंध में मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए मेहुला, ये मैं पहले ही बताया स्टार्टिंग में ही, मेलुहा करके एक शब्द प्रयोग किया जाता था। और जो ट्रेड सिस्टम था, व्यापार प्रणाली था, वह वस्तु विनिमय सिस्टम पर बेस्ड था। ठीक है, हम किसी को 5 किलो चावल दे रहे हैं तो उसके बदले सेम प्राइस पर हमको 5 किलो चावल के बजाय हम कोई और सामान उससे ले सकते हैं। तो ये अदला बदली की जो प्रणाली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, चलो और धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो पशुपति महादेव का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। मुहर पर योग मुद्रा में बैठे देवता का जो जानवर के रूप में क्या क्या देखने को मिलता था, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा, ये 4 चीजें उस पर अंकित थी या घिरी हुई थी। जैसे हम लोग बात करेंगे नेशनल इम्बलम का, है ना, नेशनल इम्बलम इंडिया की बात करें तो वहां हाथी है, घोड़ा है, बैल है और शेर है ना। तो 4 शेर है और बाकी सब एक एक है। तो वैसे ही ये इस टाइम का नेशनल इम्बलम टाइप का चीज था। ठीक है, मैं बात करूं मातृ देवी का तो ये उर्वरता की देवी मानी जाती थी। किसकी देवी मानी जाती थी, उर्वरता की देवी मानी जाती थी। और नर्तकी में कांसे की नर्तकी बहुत फेमस था, क्योंकि कांसा ही उस टाइम सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली क्या थी, मेटल्स थे। ठीक है, तो कांस्य की नर्तकी विश्व प्रसिद्ध था, वर्ल्ड फेमस था, और इसका जो एविडेंस मिला है हमको मोहनजोदारो से मिला हुआ है। ठीक है, बात करें अन्य धार्मिक व्यवहार में तो प्रकृति की पूजा बहुत फेमस था, और हम जो पूजा करते थे वो पीपल के ट्री का करते थे। किसके ट्री का, आज भी हम लोग बोलते हैं विष्णु जी का वास है करके पीपल के ट्री में, है ना। लिंग योनि की भी पूजा करते थे, एक श्रृंगी पशु का पूजा करते थे जिसको हम लोग यूनिकान बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना इन चीजों को। और अन्य धार्मिक महत्व में नेचर की भी बहुत ज्यादा पूजा होती है। ठीक है, हम लोग नेचर को बहुत ज्यादा मानते भी हैं। ठीक, लिपि की मैं बात करूं तो ये जो स्क्रिप्ट दिख रहा होगा ये पूछा हुआ है, जिसको हम लोग पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये भाव चित्रात्मक लिपि था। ये लोग लिखना आता था इनको, यही लोग पढ़ लिए, हमको पढ़ना नहीं आता, तो इनके लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए। ये चाइना का एकाक्षरी जैसे दिख रहा है, देखो ये, यदि मैं इसकी बात करूं, चम्मच, इज्जा पिज्जा अर्गर बर्गर खाने वाला जो चम्मच दिख रहा है, इस टाइप का एकाक्षरी लैंग्वेज हुआ करता था, लेकिन हम इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अब इसी की जो लैंग्वेज को याद रखना, इसको कौन सा स्क्रिप्ट बोल देंगे, तो भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक बोला गया है। जो अपठनीय, हमने पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की है, लेकिन वो लोग पढ़ते थे भाई, तब तो लिखे हुए ना, तो उन लोग को पढ़ना आता था अपना लैंग्वेज। लेकिन इतने खतरनाक लोग थे कि क्या पढ़े क्या लिखे हमको पता नहीं चला। ठीक है, अंत्योष्ठि का प्रमाण मिलता है यहाँ कि शवों को हमेशा, ये लाइन पूछ लिया गया है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही शवों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। ठीक है, और उसके साथ में मृदभांड, ये दिख रहा होगा, मिट्टी का बर्तन और कुछ आभूषण रखे जाते थे, क्योंकि वही उसके जीवन की असली कमाई मानी जाती थी।
ठीक है। बात करूं हड़प्पा से, तो लकड़ी का ताबूत में किसी शव को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। लोथल की बात करें तो युगल समाधान मिला है, दो लोग को एक साथ दफनाने के। और रोपड़ की मैं बात करूं तो दोबारा से बुर्ज होम टाइप का कुत्ते के साथ समाधान देखने को मिला है, कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिला है। ठीक, तो मैं बात करूं हड़प्पा, लोथल और रोपड़, यहां समाधान के स्पेशल एविडेंस मिले हुए हैं। ठीक है, किसी को लकड़ी के ताबूत पर, तो किसी को दो लोग को साथ, तो किसी को कुत्ते के साथ दफनाने के एविडेंस यहां मिले हैं। ठीक है, चलो ये कुछ जगह है, इन जगहों को आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इन जगहों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं बेटा। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो युवा रायपुर से आज के लिए थैंक यू सबको।